कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ऐसा कहना है अडानी ग्रुप के सीएफओ रॉबी सिंह का। ऐसा क्या हुआ कि रॉबी सिंह आज इतने आक्रामक मोड में चले आए हैं? वैश्विक पटल पर ऐसा क्या हुआ है कि हिंडनबर्ग आज सुर्खियों का विषय बना हुआ है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश रची गई थी? क्या भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश हुई थी? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश जी हैं। आज हम जानेंगे कैसे हिंडनबर्ग के बंद होने पर वैश्विक पटल पर क्या क्या चर्चाएं हैं, भारत के संदर्भ में लोग क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। आज हिंडनबर्ग के चीफ नैकी एंडरसन ने ऐलान कर दिया है कि हिंडनबर्ग को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है। आप इस पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं? दर्शकों देखिए, मतलब आप इस पूरे सिनारियो को ऐसे समझेंगे कि कैसे दुनिया में कुछ शक्तियां किसी देश को अस्थिर कर देती हैं, कैसे वहां पर कोशिश की जाती है, वो चाहे राजनीतिक तौर पर हो, बिल्कुल। आर्थिक तौर पर हो। वो देश जो विकास के का पहिया जिसका तेज गति से चल रहा है, जहां आप बार्गेन नहीं कर सकते, जहां आपको दिक्कत हो रही है, जहां उस देश की शर्तों पर आपको बिजनेस करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अरे इसको कैसे भी डिग्रेड करो। देखिए बिल्कुल। क्या है कि यूरोप में बैठे और अमेरिका में बैठे कुछ लोगों को यह लगता है कि भारत आज भी वैसा ही है, और उनको हमेशा से भारत में उस तरह की सरकारों की आदत थी कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप ने क्या कह दिया, वॉशिंगटन टाइम्स ने क्या लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिख दिया, संडे टाइम्स ने, डेली मेल ने क्या लिख दिया, इस बात की चिंता दिल्ली में बैठे हुए हमारे राजनेता करते थे। आज भारत अपनी बनाई शर्तों पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वही मैं कहीं ना कहीं ये खटक पैदा हो रही है। यही दिक्कत है सारी सारी। वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा वो जो उनके यहाँ नस्ल चलता है, नस्ल भेद जिसको कहते जी। हैं कि व्हाइट और ब्लैक जी, का जो व्हाइट फर्क ब्लैक है, का बिल्कुल। वो उनके दिमाग से आज भी निकल नहीं रहा है। और उनको हमेशा ये लगता है, यूरोप को, जैसा कई बार जयशंकर ने वैश्विक पटलों पर कहा है कि यूरोप को हमेशा ये क्यों लगता है कि जो उसके फायदे की बात होगी या अमेरिका के फायदे की बात होगी, वही बात पूरी दुनिया सच मान ले। हर व्यक्ति, हर देश की जरूरतें अलग हैं, उनके विषय अलग हैं, बिल्कुल। फायदे और नफा नुकसान अलग हैं। बिल्कुल। अगर आपको यह लगता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल। बावजूद इसके आप पाकिस्तान को हथियार बेचते रहिएगा, और हम रशिया से रशियन ऑयल खरीद रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर के दौरान, तो आपको दिक्कत है। खटक हो जाती है। आप इस पूरी कहानी को ऐसे समझो जी। दर्शकों, अडानी को मोहरा बनाया गया। अडानी को मोहरा इसलिए बनाया गया, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अडानी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस बेसिकली स्ट्रेटजिक है भारत सरकार और भारत की जो वैश्विक शक्ति है उसको लेकर। जब आप देखिएगा दुनिया के बड़े बंदरगाहों को जब आप देखेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा उनके ठेके कौन ले रहा है। वो चाहे इसराइल में हो, वो चाहे चाबहार का पोर्ट हो, या दुनिया के कुछ स्ट्रेटजिक, मैं कह रहा हूं, वो चाहे श्रीलंका का पोर्ट हो, बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स किसके अधिग्रहण किसने किए हैं? अडानी ने किए हैं। अभी आपने देखा G20 की जो बैठक हुई थी, जी, बिल्कुल। उस बैठक में इंडिया टू यूरोप वाया मिडिल ईस्ट एक नया रूट, व्यापार रूट दिया गया दुनिया को कि ये रूट वैश्विक पटल को आने वाले समय में हम दे सकते हैं। जी। उस रास्ते में कौन कौन से पोर्ट आते हैं? उस रास्ते में पोर्ट आता है जो गुजरात का पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, इसके जी। अलावा इसराइल में हाइफा पोर्ट, चाबहार। तो आप जब ये देखेंगे, तो आप ये बताइए, ये वो भारत है जो दुनिया को नया व्यापारिक मार्ग दे रहा है। तो आखिर ये भारत दुनिया को मार्ग कैसे दिखा रहा है? ये भारत दुनिया को डिक्टेट कैसे करेगा? और सबसे जरूरी बात ये हो गई कि एक ऐसा आदमी जो जिसके बाप दादा उद्योगपति नहीं थे, जी। वो फर्स्ट जनरेशन उद्योगपति है, उसका कोई पॉलिटिकल क्लास में नेक्सस भी नहीं है, अपना साम्राज्य खुद स्थापित अपना करना। साम्राज्य खुद से स्थापित करने जी। वाला व्यक्ति अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके भारत के बहुत सारे अरबपतियों को खटकने लगा होगा, शायद इसलिए क्योंकि वो दुनिया में तीसरे नंबर पर चले गए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा, जो अडानी के पीछे एक नेक्सस लगा दुनिया भर से, वो इसी वजह से लगा क्योंकि अडानी दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भारत के लिए वो जरूरी पोर्ट्स खरीद रहे थे, बंदरगाह खरीद रहे थे। जी। आप ये समझ लो कि दुनिया में जिस किसी के पास आने वाले समय में बंदरगाहों पर या जल मार्ग में सबसे ज्यादा जिसके पास क्षेत्र होगा, भविष्य वो वही है। भविष्य वही है। दुनिया ये समझ रही थी, तो ये किया गया। दूसरा, इस देश में कोशिश ये की गई कि वही जो मैंने आपसे कहा कि किसी भी तरह से भाई आपका मार्केट 1 लाख तक क्रॉस होने जी, वाला बिल्कुल। था। बिल्कुल। बताया गया कि इंडियन मार्केट कैसे क्रैश हो गया। भाई आप कोविड में भी गिरे,
दुनिया आफत आज तक मोल रही है, आपका मार्केट कोविड के बाद भी रिवाइव कर रिकवर गया। कर बिल्कुल। तो दुनिया इस बात की परेशानी में पड़ गई कि भारत की जो स्पीड है, भारत की लीडरशिप का जो काम करने का तरीका है, उसको राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कैसे कमजोर किया जाए। और जब आर्थिक तौर पर कमजोर आपको किया जाएगा तो भी तो ये नैरेटिव चलेगा कि देखिए आपके यहाँ पैसा नहीं है, जी आपके यहाँ गरीबी है, आपके यहाँ बेरोजगारी है, भूखमरी है। ये नैरेटिव करके फिर जो राजनीतिक क्लास जो अड़चन बना हुआ है दुनिया की कुछ ताकतों के रास्ते में कि भाई आप हमारी नहीं सुनते हैं, भाई आप जो है कबूतर नहीं उड़ाते हैं पाकिस्तान की तरफ, ये सारी समस्याएं वो पॉलिटिकल क्लास है। तो क्या है कि आर्थिक मोर्चे पर चोट करो, देश में अव्यवस्था खड़ी कर दो, कहीं किसान आंदोलन, कहीं छात्र आंदोलन, कभी सीए एनआरसी का आंदोलन कर दो और कह दो कि देश में सरकार अच्छी नहीं है, आंतरिक मुद्दों में उलझे रहे। आंतरिक मुद्दों में उलझे रहे, मतलब अलग अलग मोर्चों पर आपको चोट देने की कोशिश है। जो आपने देखा कि इस देश में लगातार आप अग्निवीरों के खिलाफ मुहिम चलाया गया, बिल्कुल उसको आंदोलन का रूप देने की कोशिश की गई। चुनाव शुरू होने से ठीक पहले वो किसान जो घर लौट गए थे, जिन्होंने कहा कि अब हम सरकार से खुश हैं, हमारी मांगे मान ली, भाई वो फिर सड़कों पर वो आए। फिर सड़कों पर आ गए चुनाव से महज 2 महीने पहले। और भी एक क्षेत्र से, इस देश में इतने सारे राज्य हैं, करोड़ों किसान जो खेती करते हैं, लेकिन खास तरह के खास लोग एक क्षेत्र से आके एक बॉर्डर पे बैठ गए, बोले देश में किसानों की नहीं सुनी जाती। हजार लोगों की भीड़ भी जब सड़कों पे निकल जाती है तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा बता देता है कि यही देश की आवाज है। बिल्कुल बाकी जो 100 करोड़ लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं वो तो चूंकि आवाज दे नहीं रहे हैं। तो ये जो हजार लोग चिल्ला रहे हैं यही देश की आवाज है और इन्हीं को सबसे ज्यादा अच्छा देश समझ आता है। और यही वजह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी चर्चाओं में आई, गौतम अडानी की साख दांव पे लगी और गौतम अडानी, देखो ना, जिस समय साख दांव पे लगी, कोई और बिजनेसमैन होता तो क्या करता। गौतम अडानी ने क्या किया, 20,000 करोड़ का आईपीओ जो आने वाला था, उसने लोगों को एक एक पैसा लौटा दिया। जबकि उस दौरान अडानी ग्रुप को तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज्यादा का वित्तीय नुकसान था। नुकसान में थे अडानी, बावजूद लौटा दिया। क्यों? क्योंकि निवेशकों का भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अपने निवेशकों को यह बताया, देखो भैया हम कोई चोर नहीं है, ना हमने कोई चोरी की है और ना हम कहीं भागने वाले हैं। बिल्कुल। अब आप ये समझो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे हिला दी जाती है। भाई अमेरिका कोई अखबार या कोई रिसर्च एजेंसी जो खुद अमेरिका में बैन है, वो जॉर्ज सोरस और उसका फाउंडेशन जो खुद अमेरिका में बैन है, वो अपने देश से निर्वासित किसी दूसरी जगह रहता है, वो भारत में चुनावों के लिए खुले तौर पे कह रहा है कि हम $100 बिलियन दे रहे हैं और खुले में ये बात कही जाती है। और भारत में चुनावी कैंपेन किस तरह का था वो आपने देखा है। जी बिल्कुल। क्या क्या चुनावों के दौरान कहा जाता है ये भी आपने देखा है। लेकिन अब क्या हुआ, हिडनबर्ग जो लेके यहां पर कांग्रेसी टहला करते थे, संसद में उछाला करते थे, आप ये बताओ कि किसी भी देश का जिम्मेदार विपक्ष, क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी देश की दुनिया में किसी कोने में आपके देश के खिलाफ कुछ छप जाएगा और आप उसी को लेके घूमिएगा कि ये देखिए अडानी जी के खिलाफ वहां पर एक वारंट निकल गया है। अरे भाई आप ये बताओ, भारत के किसी कोर्ट में किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ कुछ हो जाएगा, वहां बड़े नेता के खिलाफ कुछ हो जाएगा, तो क्या अमेरिका इस आधार पर अपने यहाँ के नेता या आज के जो ट्रंप साहब हैं उनको घेर लेगा? एक अमेरिकी सांसद थे, रिपू लॉस गुंडीन करके उनका नाम है, उन्होंने न्याय मंत्रालय को, अमेरिकी न्याय मंत्रालय को बाकायदा एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज सुरक्षित करके रखे जाएं और हिंडनबर्ग की कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, ये अडानी समूह को प्रभावित करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए एक सुनियोजित साजिश हो सकती है, जिसका भविष्य में हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर भी कुछ चीजें हमें जानने और सुनने को मिले। हिंडनबर्ग एक मोहरा था, उस मोहरे के पीछे बहुत सारे लोग थे। उसमें आप अमेरिकी डीप स्टेट पढ़ लो, वो अमेरिका का मौजूदा प्रशासन भी देख सकते हो, यूरोप की कुछ ताकतें, उसमें चीन भी शामिल है, इसमें वो तमाम ताकतें शामिल हैं जिनको दिक्कत है उभरते भारत से, जिनको दिक्कत है बढ़ते भारत से, जिनको दिक्कत है भारत की मजबूत लीडरशिप से, जिनको दिक्कत है भारत के मजबूत लोकतंत्र से, जिनको दिक्कत है भारत के मजबूत चुनावी तंत्र से। और बार बार ये कोशिश की गई कि भारत के लोकतंत्र पर हमला, यानी कि भारत के चुनावी सिस्टम को ही बता दो कि ये तो करप्ट है, ये तो बेकार है। क्यों? क्योंकि वहां का तंत्र उन्होंने कभी ऐसा फुल प्रूफ बना ही नहीं सके। अमेरिकी चुनावों में अब तक धांधली के आरोप लगते हैं, पिछले चुनाव में धांधली के आरोप लगे, इस बार पोस्टल बैलेट बकायदा खुले में जलाए गए हैं। तो उस तरह के चुनावी तंत्र का हिस्सा रहने वाले लोग भारत को बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत या कितना कमजोर है।
भारत पर आर्थिक इसलिए हमला किया गया क्योंकि किसी भी तरह से जिस दिन आपका मार्केट क्रैश होता, आपका मार्केट गिरता, तो पहले तो यह कहा जाता कि आपके मार्केट में बबल था, आप झूठ दिखा रहे थे दुनिया को, आपका मार्केट कभी किसी लायक था ही नहीं, आपके नेतृत्व में खोट है, आपका नेतृत्व कभी किसी लायक है नहीं, और देश में असंतोष है और निवेशक घबराए हुए हैं कि इस तरह की स्थिति में कैसे कोई निवेशक पैसा लगाएगा, दुनिया भर का निवेशक डर के पैसा लेके भाग जाएगा। और वो चाहते थे कि आपके यहां, मैंने कहा आपसे, वो राजनीतिक तौर पर आप पर हमला कर रहे थे, चुनावों पर सवाल उठा करके। वो एक उद्योगपति को निशाना बस इसलिए बना रहे थे क्योंकि दुनिया भर में वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बंदरगाह ले रहा था, और बंदरगाहों की दुनिया में भौगोलिक आधार पर या शक्ति के आधार पर भी देखेंगे आप, तो डिफेंस के आधार पर भी देखेंगे तो उसका कितना महत्व है, इसके लिए दुनिया भर में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, पढ़ने को पढ़ लीजिएगा। तो गौतम अडानी निशाने पर इसीलिए आए कि भारत को कमजोर करना है, भारत की तस्वीर को गलत दिखाना है, और इसमें भारत के अंदर की बहुत सारी शक्तियां शामिल थी, और वो लगे रहे, तमाम चुनावों में लगे रहे। यहां चुनाव में जीत गए, 52 से 99 हो गए, अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि वहां का हमारा चुनाव रिग्ड हो गया, बिल्कुल रिग्ड हो गया। अरे भाई साहब, 52 से 99 होने के बाद रिग्ड हो गए? अभी झारखंड में चुनाव जीते तो ओके है सब, जम्मू कश्मीर जीते हैं सब ओके है, वो चुनाव रिग्ड नहीं हुआ। तो क्या है दर्शकों, पूरी कहानी यह है कि हिंडनबर्ग हमेशा से मोहरा ही था, पैसा लेकर के शॉर्ट सेलिंग करता है वो, कंपनी के भाव पहले तो खबर दिखाओ, निवेशक डरे तो ऑलरेडी कंपनी के भाव नीचे आएंगे, खरीदो और फिर नए दाम पर, ऊंचे दामों पर बेचो और मुनाफा कमा के निकल जाओ। हिंडनबर्ग का एक छोटा सा एजेंडा ये था। दूसरा ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओ, सामाजिक तौर पर भारतीय ताने बाने को, मतलब चौतरफा हमला था बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले, और उसमें एक हिस्सा भारत के उद्योग घरानों को बनाया गया जिसमें गौतम अडानी निशाने पर रहे। और गौतम अडानी भी निशाने पर नहीं रहते, जैसे दुनिया चूरन बेच रही है, अगर वो भी चूरन बेच रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो बंदरगाह खरीद रहे थे, वो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे। और यही पूरी की पूरी समस्या है जिस वजह से गौतम अडानी को निशाना बनाया गया। और अब वो हिंडनबर्ग ये कह रहा है, क्या कहा है भाई साहब, कि हम जा रहे हैं। हिंडनबर्ग चीफ ने कहा है, नेटी एंडरसन ने कहा है कि अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत करूंगा, मुझे अपने लोगों को देने के लिए समय का अभाव था, इस नाते ने हमने हिंडनबर्ग पर ताला लगाने का फैसला लिया है और इसीलिए हिंडनबर्ग को बंद किया जाता है। हालांकि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो दर्शकों, इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। हमने आसान भाषा में आज हिंडनबर्ग और अडानी से जुड़े मामलों को आपको समझाने की कोशिश की। आगे भी ऐसे तमाम मुद्दों पर हम वीडियोस लाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाने का कारवा जारी रहेगा। तो अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।